हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, अभी तक आपने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, यानी जो मेरे लेक्चर जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 जो हिंदी का चला गया, और इस तरह 20 से 25 लेक्चर, जो 25 से 30 लेक्चर लग जाएंगे हिंदी के। इनके बाद जीवन काल में कभी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वर्तनी तो अच्छी होगी और लिखने की कला भी आपके अंदर विकसित होगी। यानी मेरा वीडियो इतना बेनिफिशियल होगा, मैं मानता हूँ। उसके बाद हिंदी के लिए कोई बुक और कोई नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे साथ लगातार नोट्स बनाएंगे, है ना, मेरे हिंदी के जो 25 से 30, जो मेरे हिस्ट्री पर जो क्लास चल रही है, हमारी हिस्ट्री पर क्लास चल रही है, वो जारी रहेगी, है ना। समय का अभाव है क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी चलने लगी है, तो सॉर्ट आउट नहीं मिल पाता। और मेरा जो पेपर है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, यानी एक स्टूडेंट का दर्द समझना चाहिए कि क्या होता है, समय की बचत क्या होती है, वो मुझसे पहले पूछा जा सकता है। समझे, समय की बचत क्या होती है, वो मुझसे पूछा जा सकता है। तो आप भी स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। समय निकाल कर आपके लिए क्लास लिया जा रहा है। जो बच्चे लगातार बने रहे हैं, लगभग मुझे लगता है 30 से 32 बच्चों ने वीडियो अच्छे तरीके से देखा और नोट्स बनाया, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, यहाँ सबका डाटा होता है, कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देख रहे तो देखिए। मैंने कहा था, मैं चैप्टर पूरा करने के पश्चात आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपके सामने रखूँगा। इस तरह इस जो मैं आपको अध्याय समझा रहा हूँ, इससे संबंधित पेपर में प्रश्न क्या पूछे गए हैं, क्या पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सभी यहाँ चर्चाएं होंगी। कोई नोट्स और कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस नोट्स बनाइए और नोट्स में लिखते चले जाइए। पढ़ने का क्या अप्रोच होगा वो बताया था कि पढ़ने का अप्रोच क्या हुआ। तो हमने बात की थी भाषा पर हमने एक लेक्चर दिया था। आज मैं भाषा को पूरी तरह, यानी भाषा को जो अध्याय, भाषा अध्याय खत्म करते हुए धीरे धीरे आज मैं अपने लेक्चर को एक नई कड़ी के साथ जोड़ूंगा। मैं जो जैसे कहते हैं व्याकरण, तो व्याकरण पर आज पहुंचेंगे। आप मेरे साथ व्याकरण पर जाएंगे। आज व्याकरण क्या होती है बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आज आपको, है ना। मैंने कल बताया था, अगर बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर साइड में, ये देखिए ब्लैंक जगह पड़ी हुई है और मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मेरे पास जगह है, मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ। समझे, जो इधर लिखा हुआ है वो आपके लिए मान्य नहीं है। मान्य वो है जो मैं बोलकर बताऊंगा और जो मैं नोट्स बनवाऊंगा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे वो मैं बोलकर नहीं बताऊंगा। इसलिए आप बार बार मुझे ओवरटेकिंग नहीं करेंगे कि सर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। समझे, बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, वो आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसका जो वीडियो का क्वालिटी है वो बढ़ाइए, वही वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। और ये वीडियो की क्वालिटी ऊपर तीन बिंदी वाले जो बटन दिखाई देते हैं, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है ना। आप अपने देखिए, अपने संसाधन को सुधारिए। मेरे वीडियो में कोई कमी नहीं है। समझिए, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, लगभग मुझे नहीं लगता ऐसा कंटेंट, है ना, ऐसी विषय वस्तु आपको कभी जीवन काल में मिलने वाली है जैसे मैं विषय वस्तु दे रहा हूँ। क्यों? इसके लिए भी मुझे पहले स्टडी करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। रात को मैं समय निकाल कर पढ़ता हूँ, है ना। मैं आज जो ये मैं सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो सेकंड लेक्चर है मेरा, सीमित संसाधनों के माध्यम से दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे सुबह आज समय नहीं मिल पाया, है ना। मैंने बहुत कोशिश की मैं समय निकालूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाया, है ना। समय इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने सोचा जो मैंने वादा किया था, है ना, कि मैं पूरा कराऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पूरा करूंगा। जो मैंने वादा किया तो मैं पूरा कराऊंगा, है ना। मैं वादे का बहुत पक्का हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ पक्का। समझे, कुछ मजबूरी हो सकती है। आप स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट की मजबूरी समझ सकता है। उसके पास अनेकों काम हो सकते हैं। आपके आपके पास सिर्फ एक ही काम होगा, केवल पढ़ना, है ना, इंतजार करना और अलग अलग ओपिनियन बनाना। ये, है ना, ये आप स्टूडेंट की कला होती है। वो अलग अलग ओपिनियन बनाने स्टार्ट कर देता है। समझे, तो ये आपका काम हुआ स्टूडेंट का, लेकिन हमारा काम हमको पता है। समझ गए। तो एक स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपेयर हूँ, आप भी प्रिपेयर में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। समय का अभाव रहता है। चलिए, तो बात करते, ज़्यादा बात नहीं करते, आपका समय नहीं लेते, तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आज किसकी। तो आज बात करेंगे भाषा की। कि भाषा, हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का एक प्रकार का माध्यम होता है। यानी एक व्यक्ति का विशेष समूह के द्वारा जब दूसरे एक व्यक्ति या विशेष समूह को जब अपने विचार प्रकट किए जाते हैं उसके सामने, तो जिस संसाधन के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए जाते हैं उस संसाधन को आप भाषा कहते हैं। ये अभी तक आपने मेरे साथ जाना कि उसे भाषा कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपने जाना कि भाषा का विकास क्रम किस तरह होता है। भाषा जो होती है उसका विकास क्रम क्या होता है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है। भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति है, इसे सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है ना। ये अनेक प्रकार की विशेषताएं मैंने जानने की कोशिश की थी। उन विशेषताओं को लेकर भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने कहा हिंदी को लेकर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हिंदी कहाँ से आई, धीरे धीरे इसका कैसे डेवलप हुआ, आज इसके बारे में आप बात करेंगे। हिंदी, मैंने हिंदी का नाम लिया? जी नहीं, मैंने नाम लिया था भाषा का। अगर कोई भाषा सीखनी होगी उसका क्या क्रम होगा, सुबोपली बताता, सुबोपली सबसे पहले सुनना सीखना होगा। यानी सुनना
अगर आप सबसे पहले सुनेंगे तो तभी कोई भाषा सीख सकते हैं। सुनने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप बोलना सीखेंगे, यानी उच्चारण करना सीखेंगे। उच्चारण करने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप पढ़ना सीखेंगे, पढ़ने के बाद लिखना सीखेंगे। ये हमने आपको बताया था कि किसी भाषा का विकास क्रम किस तरह होता है, ये हमने आपको बताया था। उसके बाद आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो होगा हमारा कि कल भी हमने समझाया था, कल हमने समझाया था कि जो भाषाएं होती है, भाषा कितने प्रकार होते हैं, कोई भी भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। जो आप भाषा देखते हैं, कोई भी भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। तो कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, वो हमेशा कोई भी भाषा हो हमेशा 3 प्रकार की होती है। लेकिन मुख्य रूप से किताबों में दो ही प्रकार की किताब, जो NCERT की 12th की किताब देखेंगे व्याकरण की, उसके अंतर्गत आपको केवल 2 ही प्रकार की भाषाएं दिखाई देंगी, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। लेकिन हम कहते हैं मौखिक भाषा नहीं और लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा के साथ साथ एक और भाषा होती है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। तो ये हमने कल बताया था आपको, हमने बताया था भाषा के प्रकार, आपको बताया था लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वो होती है जब कोई व्यक्ति या विशेष समूह अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगर व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसी माध्यम से करता है, संकेत के माध्यम से, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करता है, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। तो कोई भी भाषा पूरी दुनिया में सारी मिलाकर 3 प्रकार की भाषाएं होती है। इन 3 प्रकार की भाषाओं के सब टाइटल होते हैं। सब टाइटल मतलब इनके उपभाग होते हैं। जितनी भी 3000 की भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती है, वो उन्हीं के भाग है ना। क्या तो वो लिखित प्रकार की भाषा होगी, क्या फिर वो मौखिक प्रकार की भाषा होगी, क्या फिर वो सांकेतिक भाषा होगी। जैसे आपने देखा होगा, आप मोड़ पर जाते हैं, वहाँ लिखता है स्लो ड्राइविंग। स्लो ड्राइविंग का मतलब आप लिखा तीर का चिन्ह लगा हुआ होता है, लिखा हुआ नहीं तो अगर आप लिखकर समझते हैं तो लिखित भाषा होगी। अगर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, आप संकेत के अनुसार समझते हैं तो सांकेतिक भाषा होगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति या विशेष व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, होमगार्ड खड़ा हुआ है ना, चौराहे पर खड़ा हुआ है, तो आप उससे वो इंडिकेट करता है आप इधर जाइए, है ना। तो ये भी एक प्रकार की जो भाषा होगी वो सांकेतिक भाषा होगी। तो आज सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा और मौखिक भाषा पर कुछ और बात करना चाह रहे हैं आपके संग, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक क्रिकेट का जो प्लेयर होता है, जो वो क्रिकेट का जो अंपायर होता है, जो वो मैच में जो उंगली होती है उसको ऊपर उठाता है, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कौन सी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। मैंने कहा इसके बाद हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, ये 16 सच है, आपको हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न ये था मेरा, आपको पता होना चाहिए सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। जी हाँ, प्रश्न सुनिए, सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। तो सबसे कठिन भाषा होती है आपकी कौन सी, या आपकी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। कठिन भाषा इसीलिए होती है, क्यों? उसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसका आप डायरेक्ट कोई निश्चित अर्थ नहीं बता सकते। कोई व्यक्ति आपके सामने क्या इशारे कर रहा है उसका निश्चित अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार की सांकेतिक भाषा को आप, यानी जो व्यक्ति संकेत कर रहा होगा, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जो संकेत होते हैं वे निश्चित नहीं होते। सांकेतिक भाषा के अंदर जो संकेत होते हैं वे निश्चित नहीं होते, इसलिए हम सांकेतिक भाषा को कठिन भाषा मानते हैं। तो फिर सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? सबसे आसान भाषा होती है मौखिक भाषा। कहा जाता है कि मौखिक भाषा इतनी आसान होती है जब व्यक्ति आपको बोलकर बताए। मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ तो मौखिक भाषा, अगर मैं यहाँ लिखकर समझाऊंगा ना तो लिखित भाषा कठिन भी है और सरल भी है। कठिन भी है और सरल भी है। तो याद रखिए सबसे आसान भाषा कौन सी होगी, तो सबसे आसान भाषा मौखिक भाषा होगी। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं मैं बोलकर समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी मैं हिंदी पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ, हिंदी का आपको फी आने लगेगा। जब किसी सब्जेक्ट का फी या फीलिंग आने लगती है उसे खुद ही ऑटोमेटिक सीखना स्टार्ट कर देते हैं आप, ऑटोमेटिक, है ना। चलिए, तो सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। सबसे सरल भाषा कौन सी होगी? सबसे सरल भाषा होगी आपकी कौन सी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का उच्चारण करते करते आप सीख जाते हैं, है ना। जो कोई भी भाषा सीखनी हो, आप देखिए ना, जो आर्मी मैन होते हैं जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के और प्रवेश करते हैं, हर 6 महीने बाद उनका स्टेट बदलता रहता है। हर 6 महीने के बाद उनका स्टेट बदलता रहता है। तो उनके पास लगभग मुझे लगता है सारी भाषाएं आने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लोग रहते हैं वे उनका उच्चारण करते रहते हैं, मौखिक भाषा बोलते रहते हैं। तो मौखिक भाषा के द्वारा ही व्यक्ति जल्दी सीख सकता है, ऐसा माना जाता है। तो मौखिक भाषा सबसे सरल भाषाओं में गिनी जाती है। तो कोई भी भाषा हो, है ना, कोई सी भाषा सीख रहे हो, आपको आपके सामने कोई बोलने वाला होना चाहिए। जैसा आपके आसपास आपके सामाजिक, क्योंकि भाषा का एक सबसे बड़ा महत्व सामाजिक प्रभाव जितना भाषा का पड़ता है मुझे नहीं लगता, है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अच्छे वातावरण में रहेंगे आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख लेंगे, चाहे आपको इंग्लिश ही क्यों ना सीखनी हो, है ना। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश क्यों ना सीखनी हो, चाइनीज ही क्यों ना सीखनी हो, कोई भी लैंग्वेज, भोजपुरी सीखनी हो, आपको बिहारी सीखनी हो, कोई भी, तो बेहतर होगा आप उस माहौल में रहें और वहाँ रहेंगे जब आप तो वहाँ जो व्यक्ति उच्चारण कर रहे हो तो आप सीखने लगेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो बात करेंगे किसकी?
लिखित भाषा की, लिखित भाषा कौन सी होगी? लिखित भाषा सरल भी होगी, कठिन भी होगी। जरा एक बात बताइए, लिखित भाषा सरल हमारे लिए, हम जानते हैं हमारे जो ज़्यादा पढ़दादा होंगे वे पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो उनके लिए भाषा कठिन हो सकती है। तो लिखित भाषा सरल भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है। साक्षर लोगों के लिए जो लिखित भाषा होगी, जो साक्षर पढ़े लिखे लोग, साक्षर या पढ़े लिखे लोगों के लिए जो लिखित भाषा होगी वो सरल होगी, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए यह भाषा कठिन होगी। समझे? अब मैं यहाँ से निकाल कर लेकर चला आ रहा हूँ आपको, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा हो चाहे आपकी मौखिक भाषा हो, लेकिन मैं सीधे यहाँ से मूव कर रहा हूँ सीधा हिंदी भाषा की ओर। क्यों? मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से हिंदी भाषा की ओर मूव कर रहा हूँ। और हिंदी को आज हम निकाल कर लेकर आएंगे, हिंदी का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी आई कहाँ से, कैसे बनी हिंदी, ये जानने की कोशिश करेंगे आपके संग बोर्ड पर। समझे? हिंदी आई कहाँ से, उसके बाद यानी हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे इसकी, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो हिंदी है उसका विकास कहाँ कौन से क्षेत्र में हुआ, उसकी भौगोलिक दृष्टि देखेंगे। उसके बाद इसकी राजनीतिक दृष्टि, क्या हमारा जो संविधान है, जिस भारत के देश के अंदर रहते हैं, क्या हिंदी भाषा को लेकर कोई प्रावधान किया गया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ। समझे? तो बात करेंगे, मैंने कहा हिंदी को तोड़कर नहीं जोड़कर पढ़ना है, हिंदी को चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर में मत बांटिए इसको। जहाँ तक भी मुझे जो पॉइंट जो मेन पॉइंट लगता है उससे रिलेटेड संबंधित जो मुझे दिखाई देगा कि इसे चर्चा ही करना चाहिए, तो मैं चर्चाएं करूंगा, चाहे वो रिलेट कहीं भी चला जाए। जो रिलेट होगा, जो मैं आपके सामने समक्ष रखूंगा, वो रिलेट कहीं भी चला जाए तो मैं उसका आपके सामने समक्ष रखूंगा, तो याद रखना उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, तो मैं लिंक कर पढ़ाऊंगा। मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच होगा लिंक कर होगा, आप बोर नहीं होंगे, है ना। आप स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है आपको अपनी पढ़ाई के अंतर्गत सीरियसनेस डालनी होगी। सीरियसनेस मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने समय तक ये सब्जेक्ट कवर करना है तो करना है ना। एग्जाम कोई सा भी हो, एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, पटवारी लेखपाल का हो या फिर आपका पुलिस का हो या कांस्टेबल का हो या जीडी का हो, कोई सा भी एग्जाम जिसके अंतर्गत हिंदी आएगी, स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो हिंदी आएगी। हिंदी मुझे लगता है इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ। समझे? मैं बड़ा अध्ययन करने के बाद आपके सामने आया हूँ। हालांकि मैं दो बार हिंदी में पढ़ा चुका हूँ, 2 बार मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, है ना। हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान रखता हूँ। हिंदी तो आप वैसे भी सीख सकते हैं। हिंदी क्यों जल्दी समझ में आने लगती है? आपने देखा होगा, जो मैं समझा रहा हूँ जल्दी समझ में आने लगता है। क्यों? कारण है ये आपकी मातृभाषा है ना। कौन सी भाषा है? ये आपकी मातृभाषा है। आप बचपन से इसे अच्छी तरह समझते हैं और उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। समझे? तो बात करते हैं किसकी? हिंदी की। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए हिंदी कॉपी में हेडिंग बनाइए हिंदी, उसके सामने हेडिंग बनाने के बाद हिंदी हेडिंग बनाइए। आप इस तरह हेडिंग बनाएंगे हिंदी, जैसे आप हेडिंग बनाएंगे हिंदी, और हिंदी हेडिंग बनाने के पश्चात आपके सामने इस तरह 3 तीर के चिन्ह लगाएंगे और उसमें लिखेंगे हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यहाँ लिखेंगे आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जानेंगे हिंदी का इतिहास क्या होता है। आज मेरे साथ ये जानेंगे कि हिंदी का इतिहास क्या होता है। उसके बाद उसका जानेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। भौगोलिक, क्या सी भौगोलिक सीमा है? भौगोलिक दृष्टिकोण। कौन सा? भौगोलिक दृष्टिकोण। उसके बाद आप मेरे साथ जानेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक इस तरह ही नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण। तो हिंदी के आज मेरे साथ आप 3 पार्ट जानने वाले हैं हिंदी को लेकर। हिंदी जो आपकी मातृभाषा, मुख्य भाषा है ना, जिस पर आप मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं पूरी भाषा के अंतर्गत। मैंने इंग्लिश भाषा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई सी भी भाषा पढ़ा सकता हूँ। भोजपुरी भी आती है मेरे को, तमिल भी आती है, मैं कोई भी भाषा पढ़ा सकता हूँ आपको। लेकिन नहीं, इसमें से एक मुख्य भाषा जो हमारे सिलेबस में आती है ना, उसे लेकर पेपर जो सवाल पूछे जाते हैं उसकी चर्चाएँ करना जरूरी है। और जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति भी मूल भाषा संस्कृत से ही हुई है। तो बात करेंगे आज किसकी? ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो आप काफी में हेडिंग बनाएंगे हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जिस तरह बताऊं इस तरह ही काफी में नोट्स बनाते चले जाएं। एग्जाम कोई सा भी हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, आप तैयारी करेंगे। 20 से 25 दिन में तो पढ़ना है, यानी लगभग 30 वीडियो। उसके बाद तो टेस्ट होंगे, कुछ तो टेस्ट होंगे बीच में, तो उसको कहीं काउंट करना है ना। तो आपको 30, मुझे लगता है 30 वीडियो, लगभग 30 वीडियो देखने, यानी लगभग 30 घंटे। 30 घंटे में आपकी पूरी हिंदी खत्म हो जानी है, तो कहीं टेंशन लेनी। 30 घंटे का समय, तो आप काफी मैंने बनाइए हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। बनाई हुई है तो तब भी बनाइए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। चलिए हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बात करते हैं। हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी आई कहाँ से? जो हिंदी है हमारी, ये आई कहाँ से? आइए बात करते हैं हिंदी आई कहाँ से।
जो आप संस्कृत सबसे पहले देखिए, बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो सबसे हमारी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी जो प्राचीनतम भाषा है जिसे मूल भाषा भी कहा जाता है वो है हमारी संस्कृत। ये हमने आपको कल भी बताया था। आप जानते भी होंगे कि सबसे जो हमारी जो पुरानी भाषा है, वेद पुराणों की जो भाषा है हमारी, वो हुआ करती थी संस्कृत। और संस्कृत के भी दो ही रूप प्रसिद्ध थे, यानी उस टाइम बहुत पहले सबसे जो प्राचीनतम या पुरानी भाषा आदिमानव के जो बाद की जो भाषा दिखाई देती है आपको, वो कौन सी होगी? संस्कृत। संस्कृत को आप मूल भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा? मूल भाषा। तो मूल भाषा कौन किसे कहते हैं? संस्कृत तो कहते हैं मूल भाषा। लेकिन मूल भाषा के आपको दो रूप दिखाई देंगे, इस संस्कृत के दो रूप दिखाएंगे देंगे। एक होगा हमारा वैदिक रूप। कौन सा? वैदिक रूप। जिस तरह नोट्स बनाए, जिस तरह बोर्ड पे लिखा जा रहा है इस तरह नोट्स बनाइए। एक तो वैदिक रूप, एक होगा हमारा लौकिक रूप। एक तो वैदिक रूप होगा, एक होगा लौकिक रूप। लौकिक रूप, एक वैदिक रूप, एक लौकिक रूप। ये वैदिक रूप क्या होता है? इसके अंतर्गत जो वैदिक रूप होता है, वैदिक रूप के अंतर्गत वेद और पुराण लिखे गए। जो वैदिक रूप होगा, जितने भी वेद लिखे गए हैं, जितने भी आपके वेद हैं, वेद हो या पुराण हो, वेद हो या पुराण हो, वेद और पुराण जितने भी लिखे गए हैं वे सारे के सारे, यानी वे सारे के सारे क्या हैं? वैदिक रूप है। यानी संस्कृत भाषा के वे वैदिक रूप में लिखे गए हैं। कौन से रूप में? संस्कृत भाषा के ही एक रूप वैदिक रूप में लिखे, जितने भी वेद और पुराण है ना। उसके बाद जो लौकिक रूप है, लौकिक रूप ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। जितने भी आपके रामायण और महाभारत हुए, रामायण हुआ और महाभारत, रामायण और महाभारत हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हो चाहे महाभारत हो। लौकिक रूप, तो लौकिक रूप मतलब परिवर्तन, जो लौकिक रूप को आप परिवर्तनशील भी कह सकते हो। आपको पता होगा जो भाषाएं होती है ना, वे कभी भी एक जैसी नहीं रहती, लगातार बदलती रहती है। भाषा समय समय और जगह जगह पर, कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी, है ना। एक जो हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति है, मुझे याद आती है नहीं, कोस पे बदले पानी, कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी। यानी भाषा लगातार, भाषा जगह जगह पर, जैसे जैसे आप अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की बोली यानी भाषाएं लगातार बदलती रहती है। कोई भी भाषा कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती, वो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो लगातार बदलती रहती है। कोई भी भाषा हो उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो लगातार बदलती रहती है। इसी तरह जो संस्कृत थी, जो संस्कृत का सबसे पुराना रूप था वो कौन सा था? वैदिक रूप। कौन सा था? वैदिक रूप। संस्कृत का सबसे पुराना रूप कौन सा था? वैदिक रूप। उसके बाद कौन सा दिखाई देगा? लौकिक रूप। यानी वैदिक रूप का जो बिगड़ा हुआ रूप था वो कौन सा था? लौकिक रूप। लौकिक रूप के अंतर्गत ही, जो लौकिक रूप था उसके अंतर्गत ही रामायण और महाभारत लिखे गए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, लौकिक रूप के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परिवर्तनशील रूप। परिवर्तनशील रूप किसका? वैदिक भाषा। कौन सी? वैदिक रूप का। भाषा, मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत से 2 भाषा निकल के आई, एक लौकिक भाषा, एक कौन सी होगी? एक तो हमारी वैदिक भाषा, एक वैदिक रूप। संस्कृत वैदिक भाषा क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैदिक भाषा को या लौकिक भाषा को। तो वैदिक भाषा, उसके अंतर्गत वेद और पुराण लिखे गए। जो हमारी लौकिक भाषा होगी, महाभारत और हमारे रामायण लिखे गए। रिविजन भी साथ साथ करूँगा, ध्यान से समझना सब अच्छे तरीके से। चलिए और क्या कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो क्या हुआ, अब जो हमारी लौकिक भाषा थी ना, इसका जो बिगड़ा, हमने कहा जो लौकिक रूप होता है, जो हमारी भाषाएं होती हैं वे समय समय पर बदलती रहती है। जो लौकिक भाषा थी हमारी, लौकिक भाषा, उसका एक बिगड़ा हुआ रूप, उससे जो भाषा निकल कर आई उसे बोलते हैं पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा का आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। बौद्ध धर्म के समय बोलने जाने वाली भाषा थी, बौद्ध धर्म के समय। कौन से? बौद्ध धर्म। ये मैं आपको साहित्य में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का मौका मिला, कला एवं संस्कृति पढ़ाने का मौका मिला, ये आपको बताऊंगा मैं कि जो पाली भाषा थी, यानी संस्कृत के बाद जो भाषा आई, संस्कृत जो भाषा लौकिक भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था, ये संस्कृत थी। संस्कृत 2 प्रकार की थी, एक तो लौकिक रूप, एक तो वैदिक रूप, एक लौकिक रूप। लौकिक रूप का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे बोलते हैं पाली भाषा। पाली भाषा बौद्ध धर्म के समय बोलने जाने वाली भाषा थी। बौद्ध धर्म की जो तीन धर्म है, त्रिपिटक है, यानी बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या हो? त्रिपिटक कौन से हैं आप बताइए? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन थे? 3 ग्रंथ कौन थे इनके? त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ थे इसके। तो बौद्ध धर्म के कौन से? एक आप लिखिए, नंबर 1 धर्मपिटक, विनयपिटक, सूत्रपिटक। धर्मपिटक, विनयपिटक, सूत्रपिटक। ये त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये 3 के 3 पिटक पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। पाली भाषा कहाँ से आई है? लौकिक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। जो लौकिक भाषा है उसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सी है? पाली भाषा, है ना। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म के समय बहुत प्रचलित थी ये भाषा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे, मैंने कहा कोई भी भाषा उसका अंतिम रूप नहीं होता। ये मैंने आपको भाषा की विशेषताओं में बताया था। मैंने कहा मेरी क्लास एक दूसरे से लिंकिंग होगी।
पहला लेक्चर नहीं देखा, रिक्वेस्ट है जाइए पहला लेक्चर देखिए, है ना। क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखिए, लगातार नोट्स बनाते चले जाइए। 20 से 25 दिन बीतने के पश्चात कभी भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वादा रहा सोनू सिंह का। चलिए, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक काम करिए, मैंने बोल के बताया तो दोबारा सुनिए, है ना। मैंने बोल कर और मैंने आपको इशारों में समझाया, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने आपको समझाया, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, है ना। मैंने कहा कि जो मेरे पास संसाधन है वे इतने उचित नहीं है कि बोर्ड पर वीडियो थोड़ा क्लीन बन सके, थोड़ा समय का वेट कीजिए, है ना। जैसे जैसे संसाधन आएंगे तो वीडियो आपके पास अधिक मात्रा में, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आना पड़े, सीधा लाइव आऊँ और सीधा आपको समझाऊँ, कोई लिखना ना मुझे पहले पढ़े, पर तैयारी ना करनी पड़े, मैं उसके बाद पहले पढ़ लूँ, उसके बाद आपको समझाऊँ। चलिए, तो बात करते हैं किसकी, पाली भाषा के बाद बात करते हैं किसकी उसके बाद बात करते हैं आप पाली भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था वो आया प्राकृत रूप। प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। यही प्राकृत भाषा जो आपने देखा होगा ना, जैन धर्म के समय बोले जाने वाली भाषा थी। कौन सा? जैन धर्म था जो, और जैन धर्म जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म के समय बोले जाने वाली भाषा थी। जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म के समय जो बोले जाने वाली भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा। कौन सी थी हमारी? प्राकृत भाषा। और जो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आगम, उसका नाम है आगम। जैन धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आगम, वो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। चलिए, अब कहानी को आगे बढ़ाएं। जो प्राकृत भाषा थी, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप था, प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था, है ना। मैंने कहा कोई भी भाषा हो, हमने कहा भाषा कोई भी हो वो लगातार समय पर लगातार बदलती रहती है। भाषा कोई भी हो वो समय पर लगातार बदलती रहती है। तो जो प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था, प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे एक नया नाम दिया गया। बिगड़ा रूप था उसे नया नाम दिया गया। वहां से एक नई भाषा निकल कर आती है, उसे कहते हैं अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा यानी प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कौन सा था? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा से ही एक भाषा निकली शोर श्रेणी अपभ्रंश। शोर श्रेणी अपभ्रंश। उसके बाद इससे निकल कर आई आपकी हिंदी। कौन सी? हिंदी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा का, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे प्रश्न, हिंदी भाषा का विकास निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से हुआ है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से हुआ है? 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर 1 संस्कृत भाषा, नंबर 2 पाली भाषा, नंबर 3 प्राकृत भाषा, नंबर 4 अपभ्रंश भाषा। तो आप ये उत्तर नहीं लगाएंगे संस्कृत भाषा। अगर आपसे कहा कि हिंदी भाषा की प्राकृतिक मूल भाषा क्या है, तो आप लगाएंगे संस्कृत। हिंदी भाषा की कोई भी भाषा हो, किसी भाषा की जो मूल भाषा होगी, याद रखिए वो संस्कृत होगी। संस्कृत सबकी माता है। संस्कृत को आप भाषाओं की माता भी कह सकते हैं। दुनिया में बोले जाने वाली 3000 भाषाओं की अगर कोई माता है तो वो कौन है? संस्कृत। तो हमारी जो शोर श्रेणी, तो आपको जाना है शोर श्रेणी अपभ्रंश के साथ। आपको नजदीकी उत्तर के साथ जाना होता है, यानी किसी भी कोई एग्जाम कोई सा भी हो, आपको नज़दीकी उत्तर के साथ जाना होगा। क्यों? कि हमने आपको जो टॉपिक है वो बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया है। अपभ्रंश भाषा, समझे? तो आपको इतना ही याद रखना होगा। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी होगी, कॉपी में हेडिंग बनानी हो, भौगोलिक दृष्टिकोण, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण हेडिंग बनाएंगे। सब बच्चे कॉपी में हेडिंग बनाएंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण। क्या? भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण यानी जो हिंदी भाषा है आपकी वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके गंगा के उत्तरी पूर्वी मैदान में बोले जाने वाली भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो गंगा के उत्तरी पूर्वी मैदान में बोली जाती है, यानी हिंदी प्रदेश इसे कहा जाता है। हिंदी मध्य प्रदेश। आइए कुछ राज्यों के नाम बताता हूँ जहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं।
आप नाम लिख सकते हैं राजस्थान, आप नाम लिख सकते हैं राजस्थान, है ना, मुख्य रूप से यूपी, आपका एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, इन्हें हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है, इन्हें हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। हालांकि इन हिंदी प्रदेश यानी हिंदी भारत के अंदर हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। चलिए अब मैं आपको हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण यानी संविधान में उसका क्या जिक्र किया गया है, क्या भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है? जी हाँ, किया गया है। क्या हिंदी हमारी मातृभाषा है? क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है? ये राजभाषाएं क्या होती है, इसे लेकर आपके साथ बात करेंगे। चलिए तो बच्चों बात करते हैं। आप कॉपी में हेडिंग बनाइए। नंबर 3 हेडिंग बनाइए आप, हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण, हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण। सही बच्चे हेडिंग बनाएंगे, हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण। चलिए तो हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान के हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से भारत के अंदर कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। इसके अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8, जो अनुसूची कौन सी? शेड्यूल 8, अनुसूची 8 के अंतर्गत, किसके? अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषा का प्रावधान किया गया है, भाषा का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। यानी उसके बाद आपको पता होना चाहिए इस अनुसूची के अंतर्गत जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा कहा गया है। राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ये आपको बताते हैं। चलो राजभाषा और कहाँ गया? जो हमारा संविधान का भाग 17 है, संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक इसे राजभाषा यानी हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। हिंदी भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी भाषा को राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। समझे? उसके बाद आपको बताते हैं ये राजभाषा क्या होती है। राजभाषा और बोली किसे कहते हैं? जो राजभाषा होती है ना, अभी हमने एक शब्द का जिक्र किया राजभाषा, तो राजभाषा से मैं 3 शब्द निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, 3-4 शब्द निकालूंगा। देखो, जो हमारी एक होती है हमारी बोली, एक होती है आपकी बोली, है नहीं, एक होती है आपकी भाषा, एक होती है आपकी मातृभाषा, एक होगी आपकी नंबर 4, एक होगी राजभाषा, एक होगी 5वें नंबर की आपकी राष्ट्रभाषा। क्या क्या बोला है? देखिए, जो बोली होगी ना आपकी उसका अक्षेत्र सीमित होगा। जो बोली होती है जो उसका अक्षेत्र सीमित होगा, जो आप अपने गांव में लैंग्वेज बोलते हैं ना उसे बोलते हैं बोली, यानी उसका अक्षेत्र लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब सीमित होता है। अब जब बोली का रूप व्यापक होने लगता है धीरे धीरे, तो उसे नाम दिया जाता है भाषा। बोली का जब रूप धीरे धीरे व्यापक होने लगता है, उसका दायरा बड़ा होने लगता है ना, इस क्षेत्र में माना बोली बोली जाती है। अब धीरे धीरे इसकी व्यापकता धीरे धीरे इस क्षेत्र में फैलने लगी है, और जब ये एक बड़ा रूप धारण कर लेती है तो इसे आप भाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाषा। देखिए, हमने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम, है ना, ये आपकी भाषा है, ये क्या है? आपकी बोली। उसके बाद एक होगी आपकी मातृभाषा, है नहीं। मातृभाषा उसे कहते हैं जो माता के मुख से सीखते हैं। वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। और आप इसे समाज से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? समाज से। आप लिख सकते हैं इसमें, वह भाषा जो माता के मुख से वह समाज दोनों से सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। एक होती है राजभाषा, जिसमें वह भाषा जिसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसमें लिखिए, वह भाषा जिसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। एक होती है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र की अधिकांश क्षेत्र में जो बोलने वाली जाने भाषा होती है, किसी राष्ट्र की, राष्ट्र मतलब देश है या राज्य भी कह सकते हैं, किसी राष्ट्र के सबसे अधिक भाग में
जो बोले जाने वाली भाषा होती है उसे, सबसे अधिक भाग में जो बोलने वाली जाने वाली भाषा होती है उसे आप राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। हिंदी अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, इसे लेकर आज भी विवाद है। तो ये हमारी हिंदी की क्लास थी। आज किसकी क्लास थी? हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। कल मैं इन दो जो मैंने अध्याय पढ़ाए आपको, 2 लेक्चर गए, इन 2 लेक्चर से संबंधित जो पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं लेवल के हिसाब से आपको आपके समक्ष प्रश्न रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ सको जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी लायक है कि नहीं है ना, जो आप पढ़ रहे हो किसी के लायक है कि नहीं है, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये पता होना चाहिए आपको जब आप ये पढ़ रहे हैं। तो कल बात करेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप मुझे बताइए मैंने कैसा पढ़ाया, कैसा समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है तो सही है, वरना मैं बंद कर दूंगा, समझे, वरना मैं बंद कर दूंगा समझाना, कहीं अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। जब आप समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो कहीं टाइम वेस्ट करना, फिर कुछ और देखते हैं, है ना। तो इजाज़त दीजिए, लेक्चर नंबर 3 का इंतजार करिए ऑब्जेक्टिव पर्सन में। धन्यवाद।